बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज में आज हम पढ़ेंगे सार्क, SAARC। ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन जाता है, लेकिन सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में मौजूद हैं, इनके लिए जो मशाले राह है वो EU की कामयाबी। उस वक़्त तो EU तो बनी है 1990s के स्टार्ट में, लेकिन उस वक़्त यूरोपियन कम्युनिटी थी दैट वाज गोइंग वेरी सक्सेसफुल। द अदर रीजन्स दे आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट देयर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो सार्क भी बनी थी कल्चरल कोऑपरेशन के लिए, एक एतमाद की फ़िज़ा हासिल करने के लिए और ट्रेड के लिए। सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? सार्क में अगर हम देखें तो साउथ एशिया की कंट्रीज़ आती हैं। जो रीजनल कंट्रीज़ साउथ एशिया दे बिकेम मेंबर्स ऑफ सार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज इंडिया। इंडिया को हमने फोकल पॉइंट बनाना है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ एशिया तो देन साउथ एशिया में हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक मुल्क है। तो इसको अगर हमने कंपस का एक एंड बनाया तो कंपस को हमने सारी एजेस के ऊपर रिवॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान एक, पाकिस्तान दूसरा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे की तरफ आती हैं तो श्रीलंका और मालदीव्स। ये 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, इंडिया तो बीच में आ गया, पाकिस्तान ये, और फिर उसके बाद नीचे श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव्स। तो इस तरीके से ये 7 की कंट्रीज़ हैं। 7 ये ओरिजिनल कंट्रीज़ थी। 1985 में इसका पहला समिट हुआ था। समिट का मतलब है सारे हेड्स की एक मीटिंग, जो सबसे पहले फॉर्मल मीटिंग हुई थी 1985 में, और वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने उस वक़्त के इरशाद मोहम्मद, उन्होंने प्रिसाइड की थी। तो 1985 में ढाका में इसका क़याम हुआ था। और ये प्रपोज़ल भी बांग्लादेश ने दी थी कि साउथ एशिया की भी एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और उनके इससे पहले के प्रेसिडेंट ने, ज़ियाउर रहमान ने, ये प्रपोज़ल दी थी। लेकिन 5 साल के बाद सार्क जो है इट वाज मटेरियलाइज्ड। तो 1985 में इरशाद मोहम्मद, उनकी क़यादत में पहला इजलास हुआ था ढाका में। 1985 में इसको बनाया गया था। पहले इंडिया और पाकिस्तान ने रेसिस्ट किया था कि सार्क को ना बनाया जाए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल फेयर्स थे। इंडिया का ख्याल था कि इंडिया इज़ अ बिगर कंट्री, द अदर countries which are present on the edges of India, they are the smaller countries, and these smaller countries would rally up against Indian interests. And Pakistan's fear was that India would gang up all the smaller countries against it and would try to isolate Pakistan. अब recently ये बात साबित हो चुकी है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ठीक ठाक कोशिश की है, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था 2016 में। तो 1985 में ढाका के अंदर ये हुआ, और ये जितनी भी सार्क के मेंबर्स हैं, अब इसमें एक और भी, ये कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 मेंबर्स थे इसके ओरिजिनल मेंबर्स। 7 members were the original ones which I've talked about right now. But in 2007 another member joined in, and it was Bangladesh. It was Afghanistan. It was Afghanistan. हिंदुस्तान चाहता था कि अफ़गानिस्तान भी सार्क में शामिल हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान, इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे तालिबान के फॉल के बाद, और पाकिस्तान को सार्क रीजन में अकेला करने के लिए वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अफ़गानिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ इट। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि चाइना भी बन जाए सार्क का मेंबर, लेकिन हिंदुस्तान सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी कंट्री, पाकिस्तान भी दूसरी। तो 2007 में अफ़गानिस्तान ज्वाइंड। हालांकि अफ़गानिस्तान को शामिल करने के लिए
इसके 2 साल पहले 2005 में जो एक इजलास हो रहा था बांग्लादेश में, जो समिट हो रहा था सार्क का, उसमें मंजूरी दे दी थी सार्क ने, सार्क फाइनलाइज्ड इट्स मेंबरशिप, बट अफ़गानिस्तान ज्वाइंड इट इन 2007 ऑफिशियली, जब हिंदुस्तान में यानी दिल्ली में समिट हो रहा था सार्क का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने कौन से पढ़ लिए। सार्क 1985 में बनी, सार्क के 7 मेंबर्स हैं और ढाका के अंदर इसको बनाएंगे। जो पहला इजलास था वो इरशाद मोहम्मद जो कि बांग्लादेश के उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको प्रिजाइड किया था। तीसरा पॉइंट ये था कि 2007 में अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया और अब 7 मेंबर्स की बजाय 8 मेंबर्स हैं सार्क के। हालांकि अफ़गानिस्तान जो है साउथ एशिया रीजन में नहीं आता, ये सेंट्रल एशिया रीजन में आता है, लेकिन अफ़गानिस्तान या दूसरे रीजन से अगर कोई कंट्री शामिल होती है तो उसको समझा जाता है कि अच्छी बात है, इसकी जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक पेशरफ्त हुई थी वो थी फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया था 2007 में। फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2006 में बनाया गया था। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत देरीना ख्वाब था सार्क का, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान चाहता था कि पूरे सार्क रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फ्री ट्रेड हो, और ये एक सक्सेस थी। और इसके बाद हो सकता था कि मार्केट इकोनॉमी की वजह से सार्क जो है वो बहुत कामयाब हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान के ख़ास तौर पर बहुत सारे कंसर्न्स थे इंडिया के साथ। पाकिस्तान नहीं चाहता था अपनी मार्केट को खोल दे हिंदुस्तान की प्रोडक्ट के लिए और उनको फ्रीली यहाँ पे आने दे। इससे पाकिस्तान की मार्केट को हिंदुस्तान शायद स्वैप कर लेता। और दूसरा मेजर हर्डल था, इंडिया एंड अफगानिस्तान बोथ ऑफ देम वर डिमांडिंग पाकिस्तान टू गिव एग्जिट ट्रांजिट ट्रेड रूट बिटवीन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ टू ट्रेड। तो वो चाहते थे अफ़गानिस्तान और इंडिया, जो कि पाकिस्तान को बहुत एतराज़ था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो नहीं रिज़ॉल्व होंगे, वो उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता। तो FTA 2006 में ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान की एक नेगेटिव लिस्ट है और बहुत लंबी है। नेगेटिव में और उस नेगेटिव लिस्ट में जो चीज़ भी आती है वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं कर सकता एक्सपोर्ट, तो और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए। लेकिन हिंदुस्तान ऑलमोस्ट बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स की मार्केट को स्वीप कर चुका है। आप वहाँ पे जाके उनके कैपिटल्स में देखें, उनकी सिटीज़ में देखें, बाकी सार्क मेंबर्स के, तो इंडिया की प्रोडक्ट्स वहाँ पे छाई हुई हैं। तो ये एक चौथा पॉइंट था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो 2006 में हुआ था। अगर हम सार्क का देखें तो पॉपुलेशन ठीक ठाक है। 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट रिजाइड्स रहती है इन सार्क रीजन। इस रीजन में 21% रहती है, यानी 1/5% वर्ल्ड पॉपुलेशन, उससे भी ज़्यादा सार्क रीजन में रहती है। 20% का मतलब हो गया 1/5%। ये एक अच्छी खासी परसेंटेज है। यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है अगर ये अपने अपने बॉर्डर्स को खोल दें और एक फ्री ट्रेड की तरफ आएँ या मार्केट इकोनॉमी की तरफ आएँ, तो इट कुड अट्रैक्ट ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड हियर। और वो साथ में जो आसियान, इनके बिल्कुल साथ नेबर में ही आसियान की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपनी फ्री मार्केट बनाई और बहुत सारी ट्रेड को अट्रैक्ट किया दुनिया की, और वो बहुत बड़ी मार्केट वो बन चुकी हुई है। तो इसके पास भी पोटेंशियल है। ऑल्दो एरिया वाइज दुनिया का इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बावजूद 3% एरिया ऑफ द वर्ल्ड सार्क रीजन ऑक्यूपाइज। तो इस तरीके से ये सार्क की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे जो कि आपके हो सकते हैं। अब क्या करंट सेक्रेटरी हैं वो श्रीलंका से हैं। करंट सेक्रेटरी इसके
तो इसका जो कैपिटल है वो इसका सेक्रेटेरिएट नेपाल में है। सेक्रेटेरिएट ये किस में है? ये नेपाल में है, यानी कि इसका हेड ऑफिस नेपाल में है। ख़ास तौर पर इसके इस वक्त तक 18 समिट्स हो चुके हैं, लेकिन 19th समिट जो है, जो कि होना था 2016 में, 19th समिट होना था 2016 में इस्लामाबाद में। ये इम्पॉर्टेंट समिट था, इसलिए इम्पॉर्टेंट समिट था कि वो इस्लामाबाद में होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया इस वजह से कि पाकिस्तान टेररिज्म में शामिल है। और उड़ी के मुकाम पर उस वक्त अटैक हुआ था सितंबर 2016 में। जब इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया टेररिज्म का, उसके बाद बांग्लादेश ने भी रिफ्यूज़ किया। बांग्लादेश ने भी कहा कि पाकिस्तान जो है मेरे इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत कर रहा है, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान के जो एलाइज थे 1971 वॉर में, जमात इस्लामी के लोग, जिसमें अब्दुल कादिर मुल्ला वगैरह लोग शामिल थे, जमात इस्लामी के जो लीडर्स थे, उनको उन्हें फांसी पे चढ़ाया था, जिस पर पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस शो की थी। और इस तरीके से बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। भूटान भी उसके बाद पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया। श्रीलंका जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, और पाकिस्तान ने श्रीलंका की काफ़ी मदद की थी तामिल टाइगर्स को शिकस्त देने में, तो श्रीलंका ने भी आने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान का इतना इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। मालदीव्स हिंदुस्तान की ज़ुबान बोलना शुरू हो गया, और अफ़गानिस्तान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि मेरे मुल्क में टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड दैट टेररिज्म इज़ इम्पोज्ड बाय नेबरिंग कंट्रीज़, तो allusion was towards Pakistan. Afghanistan did not participate. So 6 countries of the region of SAARC did not refuse to participate in Islamabad, जिसकी वजह से कहा जाने लगा कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। सिर्फ नेपाल ने रिफ्यूज़ नहीं किया था, लेकिन नेपाल ने अपनी रिजर्वेशन ज़रूर शो की थी, क्योंकि नेपाल चेयरमैन था। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो ओरिजिनल फेयर था कि इंडिया वुड ट्राई टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म टू आइसोलेट पाकिस्तान इन द रीजन केम ट्रू। तो ये जो है जो 19th जो समिट है वो अभी तक नहीं हो पाया है, ये डिले हो गया, पोस्टपोन हो। अब जबकि आप लोगों ने जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट्स इसके लिख लिए होंगे, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस भी हल्का सा टच देते हैं एनालिसिस का, कि क्या वजह है कि सार्क फेल हो चुकी है एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने से। तो बड़ी वजूहात आपने देखा कि 2 मेजर जो कंट्रीज़ हैं इस रीजन की, पाकिस्तान एंड इंडिया, दे हैव आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड दे आर फाइटिंग ईच अदर। सो व्हेन द 2 मेजर कंट्रीज आर फाइटिंग ईच अदर, then an organization cannot remain successful. The second thing is that Pakistan and India's original fears rooted in the establishment of SAARC. Both of these countries did not want SAARC to be established at the outset. और अगर वो सार्क इस्टेब्लिश हो भी गई तो बोथ ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग इट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो ओरिजिनल फेयर्स मौजूद हैं। इंडिया को ये फेयर था कि बाकी सारी कंट्रीज़ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस सार्क के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ये फेयर था कि इंडिया जो है मुझे आइसोलेट करेगा, बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ को गैंग अप कर लेगा। और 2016 में हमने देखा कि वाकई इंडिया ने बाकी सारी कंट्रीज़ को अपने साथ मिला के तो गैंग अप कर लिया। तो ये तीसरी रीज़न है। चौथी रीज़न है एब्सेंस ऑफ कॉमन थ्रेट एलिमेंट। ऑलमोस्ट दीज कंट्रीज़ हैव बिकम कॉमन इंटरेस्ट अगेंस्ट ईच अदर। पाकिस्तान जो है वो थ्रेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट बन चुके हैं। पाकिस्तान is considered to be a threat to Indian stability and India is for Pakistan. Afghanistan thinks that Pakistan imposes terrorism on Afghanistan and Pakistan has many reservations against Afghanistan. So Bhutan and Nepal ये इंडिया से डरते हैं क्योंकि छोटी नेशंस हैं और ये इस्तेमाल करती हैं ट्रेड रूट हिंदुस्तान का सी में ट्रेड करने के लिए, और इस वजह से इंडिया ने इनके ऊपर एक काफ़ी अनजस्ट किस्म के
ट्रेड पैक्ट्स इम्पोज किए जो 1950s में किए थे राहदारी को इस्तेमाल करने के जवाब में इनके ऊपर ट्रेड पैक्ट से, और ऑलमोस्ट ये इंडिया की कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है यहाँ पर, श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर भी इंडिया का अच्छा खासा। तो इंडिया एज ए हेजमोनिक कंट्री, व्हेन in an organization one country behaves not as equal but above equals or hegemonic, that organization cannot be successful. That is another one. So common threat element is absent here, rather they have become threat to each other. तो एक रीज़न ये है। देन एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज। ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज होती हैं कि पाकिस्तान एक चीज़ उगाता है, हिंदुस्तान दूसरी, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बांग्लादेश एक चीज़ उगाता है और सारे डिफरेंट चीज़ें उगाते हैं और बार्टर सिस्टम के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके कंपैरेटिव एडवांटेजेस तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे कॉटन प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज साउथ एशिया की, और उसमें गारमेंट्स और टेक्सटाइल इनका मेन स्टे है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मेन स्टे है, जिसकी वजह से ये जाकर इंटरनेशनल मार्केट में एक दूसरे को compete कर रहे होते हैं बजाय कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो वो भी कम है। तो रीजंस हमने कौन सी देखी फेलियर की? नंबर 1, आउटस्टैंडिंग इश्यूज, इंडो पाक राइवलरी ऑन आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे इश्यूज हों तो रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बड़े इशू जैसे वाटर इशू है, कश्मीर इशू है, कल्चरल इशूज हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। फिर कल्चरल एक और भी है, कल्चरल डिफरेंसेस, ये भी मौजूद है साक के अंदर। कल्चरल डिफरेंसेस क्यों? पाकिस्तान ने कल्चर की बेसिस के ऊपर, टू नेशन थ्योरी के ऊपर इंडिया से आज़ादी हासिल की, बांग्लादेश ने कल्चर के ऊपर पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की। इसी तरीके से जो कल्चरल वॉर्स हैं या जो कल्चरल डिसहार्मनीज हैं वो भी बीच में आ जाती है। तो इंडो पाकिस्तान राइवलरी ये। फिर एब्सेंस ऑफ कॉमन थ्रेट, बल्कि ये थ्रेट है एक दूसरे के लिए, बजाय कि सारी कंट्रीज़ का एक ही थ्रेट हो। देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कॉमन थ्रेट, क्योंकि कॉमन थ्रेट एलिमेंट से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होती है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज, एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज, एब्सेंस ऑफ ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज, आपस में ट्रेड भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय एक दूसरे से फाइट करते हैं, compete करते हैं। तो ये अब ओरिजिनल फेयर ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनल फेयर है कि इंडिया यूज़ करेगा इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान को आइसोलेट करने, और उन्होंने इंडिया ने किया भी। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। जनरल नॉलेज पहले हमने कर लिया, थोड़ा सा एनालिसिस किया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स फेलियर।